मैं तो बस ये सोच के आई थी, मैं तो हीरोइन मटेरियल हूँ तो हूँ, बस मैं हीरोइन बनूंगी तो मैं हीरोइन बनूंगी। कौन है जो मुझे हीरोइन नहीं बनाएगा? कौन है? क्यों मुझे पैसे देने पड़ेंगे? मैं नहीं दूंगी पैसे, वो मुझे पैसे देंगे। मैं ऐसे इस पीओवी से थी हमेशा। शूट हमारा साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, लेकिन आपको ना एक बार मिलना पड़ेगा कैफ़े में आके। तो मैंने कहा कैफ़े में क्यों, आपका कोई ऑफिस नहीं है? तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं ऑफिस है, लेकिन ना सर बोल रहे थे कि बाहर ही मिलते हैं, तो आपके बारे में भी जान लेंगे। मैंने कहा मेरे बारे में आपको क्या जानना है जो मैं आपको ऑफिस में नहीं बता सकती और कैफ़े में ही बताऊंगी? ओके चलो, आप माइंड कर रहे हो तो छोड़ो, फिर किसी और को बोलते हैं। मैंने कहा हाँ किसी और को बोलो, मुझे क्यों कैफ़े में क्यों बुला रहे हो? आपका ऑफिस ही नहीं है, इतनी बड़ी मूवी आप शूट करने साउथ वाले हो, अफ्रीका ले जा रहे हो, ऑफिस नहीं है तुम्हारा। जहाँ अमेरिका लेके जा रहे हो वहाँ तुम्हारा ऑफिस नहीं है। तो मैं इतनी भी बुद्धू नहीं थी। लोग मुझे सोचते थे कि बहुत इनोसेंट है ये वो। मैं इनोसेंट ज़रूर हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। संत आदमी खुद लिख के भेज रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज़ क्लीन प्रोजेक्ट। तो मैंने भी उसको कॉल कर दिया और बोल रहा था, मैं कॉल करके कहता कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपने पढ़ा तो होगा। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है। तो सर को ना सिर्फ हक करनी है और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कौन से सर को हक करनी है? अरे जो हमारी मूवी बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों हक कर रही है? अरे उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हग हग। आई थॉट यार ये कैसे लोग हैं, इतने इंसेन। मैंने इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी। इसी वजह से मैंने गालियाँ सीखी थी कि मैं लोगों को जाके ना ऐसे मुंह पे गाली दूंगी ताकि दोबारा मुझे फ़ोन ही ना कर पाए। सबको लगता है कि बहुत वेल्दी होते हैं इंडस्ट्री के लोग, या फिर बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट होती है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब तो मुझे पता चला कि मेरा औरी के साथ शूट है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब मैं उसके सामने आई और मुझे पता चला भी कुछ ही घंटों में मेरा शूट शुरू होने वाला है, तो मैं अचानक से ऐसे नर्वस हो गई कि औरी के साथ शूट है, औरी के साथ शूट है। ऐसे नहीं लगा कि वो मुझे ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि ये तो इनका तो शो अभी अभी आया है, या कौन प्रिया ठाकुर। उन्होंने बहुत अच्छा बॉन्ड था। कभी किसी इंसान ने, लड़के ने इम्प्रेस करने के लिए कुछ आपको बहुत अतरंगी किया बट आपको बहुत क्रिंज लगा हो? मत कर लाला, मत कर। अगर आप डेटिंग ऐप ज्वाइन करें तो बायो में क्या लिखा होगा? नहीं, बिग बॉस का एक बार मुझे आया था, अभी अभी हाल फिलहाल में ही, थोड़े दिन पहले। तो पर मैं अभी बिग बॉस वाली जोन में हूँ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बड़े हो जाना चाहिए बिग बॉस करने के लिए। अभी मैं बच्ची हूँ बिग बॉस के लिए। वो हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे सेट तक आ जाते हैं बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, गुड़गांव से, लखनऊ से, स्पेशली वसुधा के सेट पे। कभी कभी तो हमारे जो प्रोड्यूसर है अरविंद बब्बल सर, उनको टेक्स्ट करके, उनको मेल करके प्लीज़ 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 हमें वसुधा से मिलवा दो, ऐसे ऐसे करके वो पहुँच जाते हैं। तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, अगर मेरा पैकअप हो गया, मैं अपने लुक में आ गई हूँ, वो और वो मुझे देख ले, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वही वसुधा है। ये वसुधा हो ही नहीं सकती, वो वसुधा ही है ये। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि प्रिया भी कुछ है। मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे को ना जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बहुत बार एक्ट्रेसेस जिस चीज़ों से जूझती हैं, जिसमें होता है कि बहुत बार हम आपको ये कैरेक्टर दे देंगे, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे, आपको ये फ़िल्म दे देंगे, आपको ये फाइनेंशियल फ़ायदा हो जाएगा, उसके बदले में कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें बोली जाती हैं। बहुत बार फाइनेंशियल भी आपको ठगा जाता है कि आप हमारा मेंबरशिप ले लो, हम आपको ये 4 शोज़ दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, एंड बहुत लोग इन चीज़ों में फँसे हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? टचवुड मैं इन चीज़ों से बच गई, क्योंकि मैं, मतलब अगर मैं अकेली होती अपनी इस जर्नी में तो मैं शायद इन चीज़ों में फंस चुकी होती। लेकिन मैं लोगों के एक्सपीरियंस के साथ थी। मतलब जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे वो पता था। थोड़ा बहुत मेरे फ्रेंड्स से पता था, और मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, जो मतलब जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो इन चीज़ों से गो थ्रू थे। तो फिर उन्होंने मुझे पहले ही अवेयर कर दिया था कि प्रिया ये सब तो बिल्कुल, मतलब मत ही करना, बिल्कुल ही मत करना। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अब चाहे कुछ, और मुझे अपने आप में कोई कमी नहीं लगती थी। मैं तो बस ये सोच के आई थी, मैं तो हीरोइन मटेरियल हूँ तो हूँ, बस मैं हीरोइन बनूंगी तो मैं हीरोइन बनूंगी। कौन है जो मुझे हीरोइन नहीं बनाएगा? कौन है? क्यों मुझे पैसे देने पड़ेंगे? मैं नहीं दूंगी पैसे, वो मुझे पैसे देंगे। मैं ऐसे इस पीओवी से थी हमेशा। तो मैं बिल्कुल इससे थी कि कोई मुझे, मतलब कोई मुझसे मांग ही नहीं पाता था पैसे। मेरा एटीट्यूड ही ऐसा होता था, बात करते वक्त भी मैं ऐसे थी कि व्हाट, क्या काम है, कौन, क्यों, क्या, मतलब अगर कोई बोले इस चीज़ की मेंबरशिप, तो मैं, मेरे क्वेश्चन ही ऐसा, किस चीज़ की मेंबरशिप? काम दिलवाने के पैसे? मुझे नहीं चाहिए काम देने के पैसे, चाहिए मुझे, चाहिए पैसे तो मुझे पैसे दो, फिर मेरे को बात करना, चलो हटो हटो, ऐसे करके मैं बात करती थी, सबको डांट देती थी। तो बस मुझे ऐसे कम ही होता था। लेकिन बहुत जगह ऐसा ज़रूर हुआ है मेरे साथ कि
मैंने कहीं अपनी प्रोफाइल भेजी हो और रैंडमली मुझे कहीं से कॉल आ गया हो कि शूट 2 बार ऐसा हुआ है कि शूट हमारा साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, लेकिन आपको ना एक बार मिलना पड़ेगा कैफ़े में आके। तो मैंने कहा कैफ़े में क्यों, आपका कोई ऑफिस नहीं है? तो ही वाज़ लाइक कि नहीं नहीं ऑफिस है, लेकिन ना सर बोल रहे थे कि बाहर ही मिलते हैं, तो आपके बारे में भी जान लेंगे। मैंने कहा मेरे बारे में आपको क्या जानना है जो मैं आपको ऑफिस में नहीं बता सकती और कैफ़े में ही बताऊंगी। ओके चलो आप माइंड कर रहे हो तो छोड़ो, फिर किसी और को बोलते हैं। मैंने कहा हाँ किसी और को बोलो, मुझे क्यों कैफ़े में क्यों बुला रहे हो, आपका ऑफिस ही नहीं है, इतनी बड़ी मूवी आप शूट करने साउथ वाले हो, अफ्रीका ले जा रहे हो, ऑफिस नहीं है तुम्हारा। जहाँ अमेरिका लेके जा रहे हो वहाँ तुम्हारा ऑफिस नहीं है। तो मैं इतनी भी बुद्धू नहीं थी, लोग मुझे सोचते थे कि बहुत इनोसेंट है ये वो, मैं इनोसेंट ज़रूर हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही हाँ, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। और एक बार तो एक इंसान ने मुझे फ़ोन किया, पागल जैसा कोई था, वो कहता कि कुछ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहाँ पे लिखा भी था उसने नो कॉम्प्रोमाइज़ करके, स्पेशल उसने अपना वो दिया था, जो ग्रुप्स में आते हैं ना, कास्टिंग फॉर दिस गर्ल एंड दिस गर्ल, इतनी एज होनी चाहिए और ये वो, एंड क्लीन कंसेप्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने भी उस पर कॉल कर दिया, मैंने भी उसको भेज दिया। वाह हो गया, क्या संत आदमी खुद लिख के भेज रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज़ क्लीन प्रोजेक्ट। तो मैंने भी उसको कॉल कर दिया और बोल रहा था, मैं कॉल करके कहता कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपने पढ़ा तो होगा। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है। तो सर को ना सिर्फ हक करनी है और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कौन से सर को हक करनी है? अरे जो हमारी मूवी बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों हक करनी है? अरे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हग हग। आई थॉट यार ये कैसे लोग हैं, इतने इंसेन। मैंने इतनी गालियाँ दी, इसी वजह से मैंने गालियाँ सीखी थी कि मैं लोगों को जाके ना ऐसे मुँह पे गाली दूँगी ताकि दोबारा मुझे फ़ोन ही ना कर पाए। और वहाँ से फिर मैं उसको बहुत गाली दी और मैंने कहा तेरा नंबर अभी ग्रुप में लीक करती हूँ, तू लड़कियों को कैसे फंसाता ना, ये वो करके मैंने उसको बहुत डराया। और बस उसने क्या, उसके बाद उसने सॉरी बोला और कहता कि ठीक है आप आगे इन्फॉर्म मत करना, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, किसी और लड़की को मैं बोलूँगा। मैंने कहा ये बात तो और गंदी है, तो किसी और लड़की को बोलेगा तो मत बोलियो, अभी मैं ग्रुप पे मैसेज कर रही हूँ ये वो। फिर मैं थोड़ा ठंडी शांत हो जाऊँ। अब मुझे ना इस चीज़ से मेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जानती थी तब भी कि जनता ऐसी है तो है, और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि बाहर का कोई भी इंसान मेरे दिमाग को हिला नहीं पाएगा। मतलब कोई कुछ भी कर ले, वो मेरे मेंटल पीस में मतलब इंडल्ज नहीं हो पाता है। तो इतना मुझ में है। बाकी बस यही एक्सपीरियंस थे। एक्सप्रेशंस क्या, तो गाली वाली चीज बता रहे थे ना, अगर कैमरा नहीं हो तो मैं पूछ रहा था फेवरेट गाली कौन सी है। बताओ भाई सब क्या क्या बोला, मेरे को सुनना है, मेरे को मजा आएगा। अरे वही मैं गीत बन जाती हूँ, वो सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा वाली, वैसा वाला वो जोन आ जाता है मेरा बहुत जल्दी। मतलब मैं मेरा हर चीज़ एक्सट्रीम पे है। मतलब मैं बीच में कुछ नहीं रखती। मैं या तो इतना गुस्सा करूँगी इतनी सी बात पे, या तो मैं इतनी शांत रहूँगी इतनी बड़ी बात। आखिरी बार थप्पड़ किसे मारा था? आखिरी बार थप्पड़ तो मैंने कभी नहीं मारा यार। किसी को थप्पड़ नहीं मारा आज तक पूरी जिंदगी में? अपने भाई को ही मारा है जितना मारा है, उसके तो अलावा किसी लड़के को नहीं मारा। लड़कों का तो भाई वाले जोन रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, छोटा भाई हूँ मैं भी। उसके अलावा कभी किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारा? गुस्से में कभी नहीं। मेरे साथ लोग पंगा ही नहीं लेते, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं वो पंगा ले। इस बात के लिए मेरे को वो है कि मतलब मैंने देखा है अपने आसपास भी, अपने स्कूल में भी, इवन अपने कॉलेजेस में भी, कि लड़के ना बहुत फालतू चिटचाट करते हैं लड़कियों से, या फिर कुछ भी बोल देते हैं, और फिर लड़कियां ऐसे होती है यार उसने मुझे ये बोल। मेरे पास भी मेरी फ्रेंड्स आती थी कि उसने मुझे ऐसा बोला, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मेरा सिर्फ एक ही बात होती थी कि तूने इतना स्पेस ही क्यों दिया उसे कि वो इतना बोल सके। तो फिर वो लास्ट में वो ऐसे होती थी कि ठीक है प्रिया, अब हम भी ना कुछ ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोले। मतलब किसी ने कभी हिम्मत ही नहीं की मेरे साथ फालतू बात करने की कभी। और मुझे कभी इतना गुस्सा भी नहीं आया किसी पे कि मैं थप्पड़ मार सकूं। हाँ, इतना गुस्सा ज़रूर आया है कि मैं अपनी बातों से ही किसी को समझा सकती हूँ, और एक्सट्रीम लेवल पे मेरे एक्सप्रेशन इतने स्टर्न हो जाते हैं कि वो बंदा खुद ही सोचता है कि अभी ज़्यादा बोला तो ये थप्पड़ मारेगी। एक छोटा सा डेयर करते हैं ना, ये जो कैमरा है, इस कैमरे ने आपको छेड़ा है, आपको कुछ तो ऐसा बोला है कि आपको आ गया गुस्सा, अब चटकाओ इसे। तो मुझे पता भी चलना चाहिए ना कि उसने क्या बोला है। अभी कुछ कोई आप मुझे लाइन दो जिस लाइन को मैं समझ सकूं और बोल सकूं। कैसे मतलब आपने जब उसको गाली दी थी तब क्या चल रहा था ज़हन में? आप मुझे गाली निकलवा के नहीं, मैं गाली नहीं निकलवाऊंगा, वो तो वैसे ही मैं फिर बीप करना पड़ जाएगा, उसका फायदा नहीं है। बट आई वांट टू सी दैट एक्सप्रेशन ऑफ गुस्से वाला। देखो अब आप गुस्सा करने को बोलोगे तो मुझे गुस्सा होगा नहीं। अगर वो नेचुरली आ जाए तो वो आ जाए, वैसा वाला है। बट अगर ऐसे किसी को बोलना हो तो मतलब सिचुएशन क्या दे रहे हो आप मुझे? तुम्हें छेड़ा है किसी ने, बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा, तो छेड़ना बुरा ही होता है ऑब्वियसली। तुम्हें किसी ने छेड़ा है और कुछ तो फैमिली पे भी गंदा कमेंट कर दिया है। बस स्टॉप पे खड़ी हो,
बस का वेट कर रही हो, वहाँ से कुछ ऐसा लड़का आया, उसने छेड़ दिया है और फैमिली को भी गाली वगैरह दे दी है। तो मैं सीधा इतना ही बोलूँगी कि क्या भाई कभी लड़कियां नहीं देखी क्या? घर पे माँ बहन नहीं है क्या जो सबका होता है? मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, मैं इतना ही बोलूंगी, यही बोलूंगी क्या है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? चल निकल यहाँ से, चल हट हट, ऐसा वाला मतलब चल। मैं मुंह ही नहीं लगाऊंगी ज्यादा, मैं बोलूंगी चल निकल यार तू निकल। जब अब जो कोई बंदा समझ गया सिचुएशन में। हाँ, हाँ हाँ मैं मतलब जब तक वो बोले ही नहीं और मैं वो फील नहीं कर पाऊँ ना, मैं ऐसे आपके सामने आपका इतना हंसता हुआ चेहरा देख के उधर गाली नहीं दे सकती। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ तो प्रिपेयर करके आऊंगा कि आपको गुस्सा आए और फिर वो हम लोग रिक्रिएट करेंगे, ठीक है? sure. मेरे पास कुछ ना छोटे छोटे से क्वेश्चंस है आपके लिए, लेट्स डू इट। फर्स्ट वन इज, आपके दोस्तों के हिसाब से आपकी सबसे इरिटेटिंग आदत क्या है? जब वो बात कर रहे हो तो फोन चलाना, रील स्क्रॉल करना। ओके, कुछ भी टालने के लिए आपका एवरग्रीन बहाना क्या है? जब से वसुधा चला है तब से तो मेरे पास बहुत बहाने, यार नींद पूरी नहीं हो रही, यार छुट्टी नहीं मिल पा रही, यार इतनी मुश्किल से एक छुट्टी मिली है यार, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। सेट पर अभी तक का सबसे एम्बैरेसिंग या मजेदार मोमेंट क्या रहा है? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हुआ एक्चुअली। जब मुझे ना कई बार क्या होता है कि मेरा ना दो दो जगह सीन चलता है, कब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 यूनिट्स लगती है, दोनों में मैं होती हूँ अगर मेरा सेम कॉस्ट्यूम है तो ऊपर मैं रोने वाला सीन करके आती हूँ, नीचे मैं हंसने वाला सीन कर रही होती हूँ। और मतलब मज़ेदार बात तो ये है कि मैं क्यूज़ भी कभी कभी मिक्स कर देती हूँ, और मैं मतलब क्योंकि वो सीन थ्रू आउट वो एक ही एपिसोड होता है, उसके सीन अलग होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं ऊपर बाबूसा से बात कर रही हूँ तो नीचे मैं देव से बात कर रही हूँ, तो मैं बाबूसा को देव बोल के आ जाती हूँ और देव को बाबूसा बोल देती हूँ। बहुत बार ऐसे हुआ है और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं ये देव है, बाबूसा नहीं है। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं बाबूसा आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं देव आप, फिर बाबूसा को बोलती हूँ देव मुझसे गलती हो गई। तो मतलब मैं ये बहुत ज़्यादा करती हूँ, और क्यूज़ में भी मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब क्यूज देते देते ना मैं, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। जैसे मैं क्यूज दे रही हूँ कि हाँ ये हो गया, मीनवाइल किसी और ने क्यू दे दिया, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्यू दे रही थी और मैं फोन में ऐसे रख जाती हूँ, फिर अचानक याद आता है शिट उसका तो क्लोज चल रहा था, मैंने क्यूज नहीं दिए। तो बस ये सब होता है मेरे साथ। ओके हाँ ठीक है, आई थिंक वो इतना शूट होता है इस वजह से हाँ, हो इस जाता वजह होगा, से। ठीक है। अगर आप डेटिंग ऐप ज्वाइन करें तो बायो में क्या लिखा होगा? मेरी बायो में लिखा होगा, वैसे तो मैंने कॉलेज में एक बार शायद बनाया भी था कोई टिंडर वगैरह, लेकिन वो 2 दिन की बात थी, वो मैंने कभी देखा ही नहीं। एक बार बनाया क्योंकि दोस्तों ने बोला कि टिंडर पे अपने ही कॉलेज के आसपास के लड़के मिल जाते हैं, बात करते हैं, ये वो अपनी ही क्लास के, तो मैंने ये देखने के लिए बनाया था कि कौन कौन है टिंडर पे। तो ताकि मैं ना अपनी ग्रुप का बिल्कुल ऐसा बिंदास टाइप की लड़की थी कि कोई लड़के को मेरे से वैसी वाली फीलिंग तो मुश्किल से ही आएगी, कोई मतलब इतनी भाई वाली लड़की थी मैं, ब्रो वाली लड़की थी। तो मतलब जो मुझे जानते थे वो तो मुझे कभी कुछ ऐसा अप्रोच नहीं कर पाते थे, लेकिन कोई बाहर वाला था जो बेचारा गलती से बोल देता था। तो लेकिन जो मेरे ब्रो जोन में दोस्त होते थे ना, वो उनको मैं बोलती थी कि मैं उनकी मुझे पोल पट्टी खोलनी होती थी। वो मुझे बोलते थे यार हम तो टिंडर नहीं चलाते ये वो, और रात को बैठे रहते थे टिंडर पे कॉलेज खत्म होने के बाद। तो मैंने टिंडर बना लिया, और तो मैं बताती हूँ बेसिकली उस टाइम पे तो मैंने कुछ गंदा सा ही लिखा होगा किसी के एडवाइस से, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं टिंडर बनाऊँ तो मैं लिखूंगी प्रिया ठाकुर, या शायद अपना असली नाम नहीं लिखूंगी। हाँ तो मैं लिखूँ, मान लो प्रिया ठाकुर, एज 25, सिंगल, रेडी टू बी टेकन, टेक्स्ट मी इफ यू कैन हैंडल मी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिखूंगी। बमबारी हो जाएगी टेक्स्ट चीज पे तो ठीक है। आपके लिए किसी भी इंसान में इन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप चीज़ों में ऐसी 3 चीज़ें जो रेड फ्लैग हैं कि ये कर रहा है तो निकल तू बेटा, और 3 चीज़ें जो ग्रीन फ्लैग है, इफ यू आर डूइंग दिस वेलकम। हाँ तो रेड फ्लैग में तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन्ड लोगों को पसंद करती हूँ जिनकी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। अगर किसी बंदे की लाइफ में कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, वो बिना किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, उसको आज कोई ये बोल रहा है वो ये कर रहा है, कोई ये बोल रहा है वो ये कर रहा है, उसका खुद का कोई मोटिवेशन नहीं है, खुद के कोई ओपिनियंस नहीं है, तो ही इज़ ज़ीरो फॉर मी। और सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। हाँ तो चाहे वो अपने पेरेंट्स की हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की हो, चाहे वो मेरी हो या अपनी हो, किसी की भी हो, उसको स्टैंड लेना आना चाहिए अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए। दूसरी बात
मतलब ये 3 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ तो नॉन निगोशिएबल है। मैं इसको रैंक नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि नॉन निगोशिएबल है। तीनों ही फर्स्ट पे हैं। हाँ, तीनों ही फर्स्ट पे ठीक हैं। है। एक तो रिस्पेक्ट, हाँ। and the second is loyalty that everybody needs or want. Nowadays it's really rare, I feel so, but still मैं loyalty वाले बंदे के साथ जाना चाहूँगी. And the third one is care. मुझे एक्स्ट्रा पैम्पर रहना बहुत पसंद है। मुझे पसंद है कि कोई मुझे पैम्पर करे, कोई कोई मुझसे पूछे कि दिन कैसा गया, कोई मुझसे पूछे खाना कि खाया है हाँ नहीं, खाना खाया है शूट नहीं, खत्म हुआ है नहीं। हाँ कोई मेरी बातें सुने कि यार आज तो ऐसा हो गया, जैसा सा सीन था ऐसा हो गया। और 12-14 घंटे मैं अगर शूट कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए यार। मेरे पास हर सीन की बातें करने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती, बता भी दूंगी तो दे कैंट रिलेट, समझेंगे नहीं। करेक्ट। तो उनको तो ऐसा लगेगा कि कोई नहीं, तू काम कर। बट मुझे किसी के साथ चुगली भी मारनी है, मुझे किसी से बातें भी करनी है, और मतलब मुझे भड़ास भी निकालनी है, मुझे सब तरह की बातें करनी है। तो मतलब वो सुनने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि मेरी बंद करा के अपनी शुरू हो गया, वो वाला नहीं। तो मतलब ये चीज़ें तो नॉन निगोशिएबल है कि मेरी सुने और लॉयल हो, रिस्पेक्टेबल हो। मतलब मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट तो मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगी, और लॉयल्टी में तो मैं नॉन क्वेश्चनेबल हूँ, आई फील सो। और थर्ड जो केयर है वो भी मैं बहुत ज़्यादा, मैं भी ऐसी हूँ कि कोई मेरा पार्टनर हो तो मुझे बहुत केयर करूँ, इतनी केयर करूँ कि उसने कभी देखी ही ना हो इतनी केयर, ऐसा मैं सोचती हूँ। जो भी लोग डीएम कर रहे हैं जरा ये क्वालिटी चेक कर लेना ना, उसके बाद डीएम करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, कभी किसी इंसान ने, लड़के ने इम्प्रेस करने के लिए कुछ आपको बहुत अतरंगी किया बट आपको बहुत क्रिंज लगा हो? मत कर लाला, मत कर। मुझे पता नहीं कि बहुत हंसी कुछ तो जहन में आया है, कोई तो विजुअल आ चुका है दिमाग में। सॉरी हाँ ऐसा हुआ है पर मैं सॉरी, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, मेरे को मजा आ रहा है। कंट्रोल, सॉरी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे पता है वो मेरा इंटरव्यू देख रहा होगा। लविंग इट, बताइए प्लीज बताओ। अब तो ना मतलब उस इंसान का, बस हमें वो वाकया बता दो। नहीं सॉरी, स्किप, टोटली क्रॉस। ऐसे बोलते ना, रॉकेट जला के छोड़ दिया इंसान ने कि सब बता रही, बस किस्सा नहीं बताऊंगी। किस्सा तो नहीं, मतलब अब किस्सा नहीं बता पाऊंगी, आई एम सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू यू इंडस्ट्री की सबसे ओवररेटेड थिंग क्या है? सबको लगता है कि बहुत वेल्दी होते हैं इंडस्ट्री के लोग, या फिर बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट होती है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब सबको लगता है अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो करोड़पति ही होगा। अब जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी सबको लगता है अगर कोई टीवी पे काम कर रहा है तो उसके तो 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, या फिर लंबी लंबी गाड़ियाँ होंगी, मर्सिडीज होगी, ऑडी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा तो है ना, जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, फिर जिन लोगों को मैं जानता हूँ, कि जितना एक आम आदमी महीने में छापता है उतना एक दिन का सैलरी होता है मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का, सबका नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए struggle उसको वैसे करना खर्च पड़ता है। करने का भी लेकिन टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, वो जब खर्च करता है तो वो एक दिन में ही इतने खर्च कर देता है जितना कोई 15 या 20 दिन में खर्च करेगा। मतलब ऐसा मैं मानती हूँ। और इस इंडस्ट्री का ये है ना कि अगर मेरी इनकम, आप जैसे बोल रहे हो कि किसी की महीने की इनकम किसी के दिन की होती है, तो उसके खर्चे भी उतने होते हैं। वो मेंटेनेंस चार्ज ही उसका इतना होता है, उसकी EMIs ही इतनी होती हैं, उसके बिल्स इतने होते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं मानती कि इंडस्ट्री के लोग बहुत अमीर होते हैं। मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत सारे लोगों को पार्किंग में रोते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा खर्चे होने के बावजूद, दिखावे के बावजूद बैंकरप्ट होते हुए देखा है। खैर वाला किस्सा है। आखिरी चीज़ मैं चाहता हूँ इस बातचीत के आखिर में आप 3 चीज़ मैनिफेस्ट करो, एंड जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना, विल सी उसमें से कितनी चीज़ें पूरी हो गई हैं। वैसे एक्चुअल में ये बात तो है, जो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ टचवुड वो मेरे साथ हो जाता है अभी तक। तो 4 कर लेना, एक मेरे लिए भी कर लेना। हाँ मुझे बता देना आपके लिए क्या मांगना है। तो पहली बात तो ये कि जैसा अभी चल रहा है बस वैसा चलता रहे। ठीक है। और मुझे मैं ज़्यादा की डिमांड करती नहीं हूँ। मैं मतलब मुझे बस ये चलना चाहिए कि मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मेरी लाइफ अमेजिंग ना हो मुझे चलेगा, मेरी लाइफ सॉर्टेड होनी चाहिए। तो बस
ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए है नहीं, बस यही कि जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। दूसरी चीज़ कि मैं अपना घर ले लूँ और मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहें यहाँ पे। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ नहीं पता, तीसरी चीज़ क्या मैनिफेस्ट करूँगी मैं? कि आप लोगों का प्यार ऐसे हमेशा मेरे ऊपर बरसता रहे। ब्यूटीफुल। क्या कुछ और आ रहा है? वसुधा तो चल ही रहा है, पसंद किया जा रहा है, बेशुमार प्यार मिल रहा है। कुछ और प्लानिंग है, कुछ नया एक्सप्लोर करने की, कुछ और? हाँ, प्लानिंग है एक्सप्लोर करने की। बहुत सारी रियलिटी शोज़ भी अभी चल रहे हैं जहाँ पे मुझे कंसर्न किया था लोगों ने कि यू वांना जॉइन। और ये बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ट्रेटर्स, द 50, स्प्लिट्सविला, रोडीज, इनमें से कहीं या कुछ और? नहीं, बिग बॉस का एक बार मुझे आया था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही, थोड़े दिन पहले तो। पर मैं अभी बिग बॉस वाली जोन में हूँ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बड़े हो जाना चाहिए बिग बॉस करने के लिए। अभी मैं बच्ची हूँ बिग बॉस के लिए। तो बस मैं जाना ज़रूर चाहूँगी बिग बॉस में, लेकिन मैं उस टाइम पे जाना चाहूँगी जब मेरे अंदर थोड़ी सी अकल होगी और मैं 2-4 चीज़ें कर चुकी होंगी लाइफ में, एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुकी होगी एटलीस्ट, ताकि मैं 4 लोगों के आगे खड़ी हूँ और कुछ बात करूँ तो वो ये ना बोले कि तेरी क्या औकात है बात करने की, तू चुप रह। बस ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बिग बॉस करूँगी। एक बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ, क्योंकि बिग बॉस भी मैं बहुत देखती थी बचपन से। जो मैं देखती थी ना, मैं वो सब सोचती थी कि मैं ये करूँगी। मतलब मुझे तो लगा लो आप सास बहू बेटियां साजिश ये वो जो आता है ना, वो सब मैं स्कूल से आते ही बैग फेंक के सबसे पहले बैठ जाती थी देखने की अच्छा कोई टिफिन में क्या लेके आया है आज किसके लंच में क्या चल रहा है, आज इसका मेकअप कैसा हुआ है। तो मतलब मैं वो इमेजिन करती थी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये करूँगी, और वो सच में हो भी रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस भी मैं करूँगी जल्द ही, लेकिन ओनली एट द राइट टाइम। फिल्म्स के लिए कुछ प्लानिंग है? फिल्म्स के लिए अभी कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। मैं एक फ़िल्म ओरिएंटेड गर्ल कभी थी ही नहीं। मैंने टीवी को चेज़ किया है, और टीवी चेज़ करते-करते मैं टीवी में आ गई हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे ज़्यादा कभी डिमांड ही नहीं किया। बट हाँ, अगर मुझे कभी कुछ ऑफ़र हुआ, अच्छा ऑफ़र हुआ, तो मैं कभी उसको नेगलेक्ट भी नहीं करूँगी। लेकिन अभी मैं टीवी कर रही हूँ और टीवी मुझे बहुत कुछ दे रहा है, तो मुझे टीवी से बहुत संतुष्टि है। मैं खुश हूँ टीवी करने में भी, अभी तक। मुझे बताइए ज़रा, शो आपका, ठीक है, वसुधा, टीआरपी में उसने ताबड़तोड़ जो बोलते हैं ना रैंकिंग हासिल कर ली है। क्या कुछ महसूस हो रहा है? एंड दैट टू, होता है ना, एक जर्नी होती है कि एक टीवी शो इज लाइक अ पौधा, आपने बीज लगाया, आप उसके साथ बढ़े, धीरे 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 आगे ग्रो किया, अब वो बड़ा हो चुका है, वो फल दे रहा है। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू प्रोसेस ऑल दोस थिंग्स? प्रोसेस तो एक्चुअली में अभी तक नहीं हो पा रहा है। जब मुझे पता चला था, मुझे उस टाइम पे भी मुझसे कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी कि यार सच में यही है ना? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जहाँ से मैं आई हूँ, जब मैं छोटी थी, बहुत ही मतलब ऐसी थी कि मेरे लिए ये सपना था, और अचानक से ऐसा लगा कि ये सपना पूरा भी हो गया। और मतलब ग्रेटफुल तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं अरविंद बब्बल सर, उनका टेक्स्ट आया व्हाट्सएप पे, तो फिर मैंने थोड़ा सा रजिस्टर किया चीज़ों को कि अच्छा ऐसा हो गया है। और मतलब कोई भी सोच भी नहीं सकता था। इनफैक्ट हम में से ही नहीं सोच पा रहे थे कि हम नंबर 1 पे आएंगे, और हम नंबर 1 पे बोलते थे कि वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1। इतना अच्छा हमने मैनिफेस्ट कर लिया कि हम एक्चुअल में नंबर 1 पे इस आ बार गए। फैक्ट्स के साथ नंबर 1 है हम यस लोग, यस। और करेक्ट। बहुत लोग, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ हम ही शॉक्ड है, बहुत लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा हो गया। बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू द ऑडियंस जो इतना प्यार देती है वसुधा को। मतलब लिटरली दे मेड इट पॉसिबल। मैं, अगर मेरे को याद है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, शो के बारे में देख रहा था, मैंने देखा एक इनिशियली वीडियो था औरी के साथ, है ना? यस। और एज मच आई नो हिम, एज मच आई हैव सीन हिज कमेंट्स, हिज रिएक्शन, हिज जो भी उनका काम देखा है, भाई बड़ा ही कमाल बंदा है यार वो। व्हेन यू मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्या कुछ कॉन्वर्सेशन था? एंड आप अपने कैरेक्टर में थे, औरी बीइंग औरी, है ना? तो क्या कुछ वो पहला कॉन्वर्सेशन क्या था? औरी के साथ एक्चुअली ना, औरी से मिलने से पहले मैं औरी के बारे में बहुत जानती थी। मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ, बहुत पहले से ही करती हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मेरा औरी के साथ शूट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और अपने फ्रेंड्स को भी बता रही थी कि यार कल मैं औरी से मिलूंगी। तो फिर देवर लाइक कि बताना क्या, कैसी मीटिंग रही, क्या रहा। बट जब मैं उसके सामने आई और मुझे पता चला अभी कुछ ही घंटों में मेरा शूट शुरू होने वाला है, तो मैं अचानक से ऐसे नर्वस हो गई कि औरी के साथ शूट है, औरी के साथ शूट है, क्योंकि मेरा तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट टीवी शो है और पहली बार मुझे ऐसे करने को मिल रहा था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई, तो मैंने देखा कि औरी भी वहाँ पे है,
तो हमारा आई कांटेक्ट हुआ, ही सेड हाय, मैंने भी हाय बोला, तो वसुधा वसुधा ही सेड, मैंने कहा या वसुधा औरी, तो ही सेड या औरी, फिर बस ऐसे मैंने उनको बोला नाइस टी शर्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ आई एम अ लिवर वो वाली टी शर्ट पहनी थी, तो मैंने कहा कि ये मीम मैंने बहुत देखा, कहता है मैं वो ही सेड मैं तो हूँ ही मीम, तो फिर मुझे बहुत क्यूट लगी, वो सो ऑनेस्ट। और हमने जब शूट किया तो बहुत सारे फनी मोमेंट भी हुए, जैसे कि कभी उनका रीटेक हो जा रहा था तो वो अपने ही टेक्स पे वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे उनसे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे नहीं लगा कि वो मुझे ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि ये तो इनका तो शो अभी अभी आया है या कौन प्रिया ठाकुर। उन्होंने बहुत अच्छा बॉन्ड था और बहुत अच्छे से हमने शूट भी किया। बाद में कुछ बात हुई, अभी कुछ बातचीत होती है? सेल्फी भी ली। हाँ, मैंने 10 लाख वाली सेल्फी, 20 लाख, 10 लाख कुछ तो प्राइस है, और इन्हें बोला है ना, हाँ, 10 लाख, हाँ 10 लाख। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव अ पिक्चर, तो ही सेड व्हाई विल आई माइंड, यू कैन हैव, और उन्होंने उसी पोज में मेरे साथ पिक्चर करवाई जो 10 लाख का पोज था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार, और ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने हमारी उसके बाद भी बात हुई, जब मैंने स्टोरी पोस्ट की, मैंने अपना एड पोस्ट किया जो आया था, तो वो हमारा एडवर्टीजमेंट ऐड था, तो उसमें भी बात हुई एंड ही विश्ड मी लक और बोला कि तुम बहुत अच्छा करोगे, और ही सेड कि टॉप का शो जाएगा, एंड सच में लिटरली टॉप का शो हो गया, तो अच्छा लगा मुझे। बहुत प्यारा। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं थोड़ा सा ना टीवी इंडस्ट्री को आपके पीओवी से, आपके लेंस से समझना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, मान लीजिए किसी एक्टर की कोई फिल्म आई, अच्छी हुई बुरी हुई जो भी, उसका एक रिजल्ट होता है। फिल्म अच्छी आती है, उसके बाकी कलीग्स जिनकी उस समय फिल्में हिट हुई हों, फ्लॉप हुई हों, बातचीत करते हैं कि अरे वाह यार कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 करोड़ 200 करोड़, तारीफ हो रही है, नहीं हो रही है। टीवी में ऐसा होता है, जैसे आपका शो फर्स्ट पे आया है, जो बाकी और 4-5 शोज हैं जो उस रेस में लगे रहते हैं, उसके किसी एक्टर का कुछ ऐसे रिएक्शन आया, या आपने कभी किसी को विश किया? हाँ, मतलब रिएक्शन तो सबका आया। सबसे पहले तो तुमसे तुम तक से मेरी फ्रेंड है जो अनु का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसका मुझे एकदम से कॉल आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नंबर 1, और कभी उसका भी शो नंबर 1 जाता है या फिर जी पे टॉप करते हैं वो लोग, तो मैं भी एकदम होती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नंबर 1। मतलब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम टॉप पे हैं तुम टॉप पे हो। बाकी बहुत सारी उनका शूट भी हमारे बगल में ही चलता है, तुमसे तुम, तो जहाँ हम शूट करते हैं वहाँ, वो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब बहुत खुश थे कि एटलीस्ट जी के किसी शो ने टॉप पे पोजीशन बनाई है। दे वर नॉट लाइक कि वसुधा टॉप पे है या फिर हम नहीं है, वो एकदम म्यूचुअली ये सब देख रहे हैं। एक उनका एक ही लेंस है, वो ये है कि जी टीवी का शो टॉप पे है, नॉट वसुधा टॉप पे है। बहुत प्यारा। तो मतलब वो एक फीलिंग है फैमिली वाली, जिसको हम कहते हैं जी कुटुंब। तो जी कुटुंब में आई डोंट थिंक सो कि कोई जलता होगा आपस में या कोई रिएक्ट करता होगा कि ये क्यों नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। ओके। और मैं पूछूं, मतलब मैं जितने टीवी एक्टर से बात करता हूँ, मैं सॉरी टीवी एक्टर बोल रहा हूँ, बट उसका मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप हर दिन 12, 15, 18 घंटे शूट कर रहे हो, जो मुझे नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री या जो OTT एक्टर्स हैं वो करते हैं। यहाँ पे आप हर दिन इतना टाइम देते हो, आप शूट करते हो, हर दिन एपिसोड्स का प्रेशर रहता है। हाउ डू यू सी, कभी लगता है कि यार थक गई भाई, मैं बहुत थक गई हूँ, या कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं उस जोन में नहीं हूँ, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं हम सभी के, कभी कुछ ऐसा है कि आज का शो आगे बढ़ा दें क्या, कुछ और कर दें क्या, या इस वजह से कोई ऑफर छूट गया हो क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे इस फिल्म के लिए हाँ करूँ, मैं कैसे इस OTT शो को देखूँ, या क्या करूँ, कभी कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली ये तो बहुत बार हुआ है कि यार मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। ये और टचवुड हमारे शूट का तो ये है कि कभी भी हमारा शूट एक्सटेंड नहीं होता है कि जैसे कहीं पे 12 अगर बोला है 12 घंटे तो 12 घंटे ही चलेगा। 15 घंटे अगर करेंगे किसी दिन तो हम प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि कल 15 घंटे हम करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, मेंटली एक ब्लॉक नहीं होता है कि हाँ यार हम क्यों कर रहे हैं, पता है कि 15 घंटे के हिसाब से आए हैं तो 15 घंटे तो करना ही है। बट हमारा टचवुड ऐसा कभी होता नहीं है। तो जैसे कि फिर भी अगर मुझे कभी छुट्टी नहीं मिले और ऐसा होता है कि वसुधा को ही छुट्टी दे देंगे तो क्या शूट करेंगे। हाँ, तो उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेरे बिना शूट करने के लिए, लेकिन स्टिल वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि मुझे इतना टाइम निकाल के दे दो तो वो बहुत एफर्ट करते हैं और मुझे फ्री करने की कोशिश करते हैं उस मीन टाइम में। लेकिन फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं छुट्टी मांगूँ मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार सब छुट्टी पे हैं। लाइक होली में ऐसा होता है या फिर कोई भी क्रिसमस ईव होता है, तो बहुत सारे लोगों ने ना छुट्टी डाल दी होती है कि हम, और मुझे पता ही नहीं होता कि सबने छुट्टी डाली है। और मैं डालने से पहले भी नहीं सोच पाती क्योंकि मुझे लगता है मैं डाल भी दूंगी छुट्टी तो उनको छुट्टी ही करनी पड़ जाएगी, मतलब कोई सीन ही नहीं होगा। बट मैं एक बार बोल के देख लेती हूँ कि हाँ मेरे बिना कुछ है तो कर लो क्योंकि मुझे कहीं जाना है।
तो उनको भी होता है कि भाई क्या ही बोले, नहीं है आपके तुम भी बिना चली कुछ जाओगी, हम क्या ही करेंगे। वही। तो फिर मैं देखती हूँ वो मेरे साथ अकेले शूट कर लेते हैं, सब लोगों की छुट्टी हो जाती है, मुझे पता चलता है सब चले गए, सब आज 6 बजे फ्री हो गए, अकेले वसुधा शूट कर रही है या देव शूट कर रहा है, हमारा ही बेसिकली होता है। तो बस फिर मुझे तब ऐसा लगता है कि यार क्यों, बट उसके बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे दिखती भी तो मैं हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझे मिलता है और मुझे करने को भी बहुत कुछ मिलता है जो शायद बाकियों को ना मिलता हो। और मोर ओवर मैं अपना सपना जी रही हूँ, लिविंग माई ड्रीम, तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो होली, दिवाली ये सब तो आता ही रहेगा, पर शो मस्ट गो ऑन। गो ऑन। मैं जब आपका इंस्टाग्राम देखता हूँ ना, आई नोटिस वन थिंग, प्लीज़ आप बताना आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ है या नहीं। मैं आपके इनिशियल जब फोटोज़ देख रहा था, पोस्ट देख रहा था, और जब मैंने पिछले अभी कुछ पोस्ट देखे, मुझे लगा प्रिया कहीं खो गई है। आपका इंस्टा इज नाउ मोर ऑफ योर शो। मैं आपके फोटो शूट्स कम देख रहा हूँ, जो पहले रील्स बनाते थे वो कम देख रहा हूँ। डू यू ऑल्सो फील द सेम? या एब्सोल्युटली आई फील द सेम, क्योंकि मेरे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ वसुधा के गेटअप में ही कर रही हूँ। इफ़ आई वांट टू मेक अ रील, मैं वसुधा बन के रील बना देती हूँ। इफ़ आई वांट टू पोस्ट अ पिक्चर, मैं वसुधा बन के पिक्चर पोस्ट कर देती हूँ। अब मैं घर पे जाके इतनी थकी होती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सोचती हूँ अब जाके बस सोना है तो सोना है, और कुछ मुझे नज़र नहीं आता। कई बार ऐसा हुआ मैंने फोटोशूट प्लान किया है कि लिटरली मैं पैकअप के बाद तो फोटोशूट करके ही रहूँगी, और जैसे जैसे पैकअप का टाइम नज़दीक आता गया मैं मन में अरे यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, और उसके बाद एक बहाना, यार आज मैं बहुत थकी हूँ, आज नहीं हो पाएगा। तो वो मेरा मैंडेट है, मतलब अब तो मैं समझ चुकी हूँ कि शूट मैं कर लूँगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से सोचती हूँ कि नहीं प्रिया, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू बी प्रिया, ये वो बहुत अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन लास्ट में ऐसा हो जाता है कि बस वो सारी मोटिवेशन खत्म, धरी की और धरी रह बस जाती। अब घर जाना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती और सोना है, बस ये होता है मेरे माइंड में। बहुत मतलब कई बार होता है मैं बाहर जाऊँ तो मैं पिक्चर्स क्लिक करवाती हूँ, और मैं इतनी चूज़ी हूँ कि मुझे तो पिक्चर्स भी पसंद नहीं आती। अगर कोई मेरी 200 पिक्चर क्लिक कर देगा ना, तो मैं उसमें से भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी, उसको बहुत एडिट करूँगी, उसके बाद एडिट करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दूँगी, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है आई कि थिंक मैं ये तो गर्ल का कोर फीचर है। एग्जैक्टली मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। कोई भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई जाए तो मेरी फ़ोटो लेने को कोई राज़ी नहीं होता, अरे यार इसके साथ इसकी तो तू ले ले, मैं इसकी ले लेता हूँ, मतलब ये वाला सीन होता है मेरे साथ। क्योंकि मैं बहुत आई डोंट नो, मतलब मुझे ना हर चीज़ इतनी परफेक्ट चाहिए अपनी पिक्चर्स में। हाँ, दूसरों की फ़ोटो तो मेरे को लगेगा वाह क्या कमाल है, ये तो वन टेक है भाई, इसकी दूसरी पिक्चर लेनी ही नहीं पड़ेगी, और अपनी पिक्चर कभी अच्छी नहीं लगती मुझे। ओके। एंड खुद के शो देखते हो? मैं बहुत सारे लोगों से बात करूँ, बोलते हैं यार हमें खुद को स्क्रीन पे देखना नहीं पसंद, दूसरे देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, इट्स गुड, मैं खुद को नहीं देख सकता। मुझे खुद को देखना पसंद है Okay. एक्चुअल में। मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मुझे प्राउड फील होता है जितनी बार मैं अपने आप को देखती हूँ ना। मैं मैक्सिमम तो वो सीन देखती हूँ जो मैंने बहुत मुश्किल से किए होते हैं, लाइक जिसमें मैंने एफर्ट डाला होता है, भले ही वो ऑडियंस को दिखे या ना दिखे, लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जो मैं पूरे दिल से कनेक्ट करके करती हूँ। और मैं मुझे डायरेक्शन कुछ और मिला होता है, हमारे डायरेक्टर सर कुछ और मेरे कहते को हैं। एग्जांपल देके समझाओ, उदाहरण दीजिए कोई उदाहरण सीन का। हाँ, एक्चुअल में एक सीन था हमारा जिसमें ना मुझे एक लड़का देखने आता है, और वो लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, मुझे धोखे से। वो किसी का प्लांट किया हुआ लड़का होता है बेसिकली, वो एक विलेन होता है। तो वो मुझे ले जाता है धोखे से, वो मंदिर ले जाता है, वहाँ पे मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है। और जो मेरी देवी हुक्म है चंद्रिका, उनको मैं पहली बार फेस करती हूँ, अपने दुख बताती हूँ। तो ऐसा सीन था कि वो एक लड़की का पीओवी था, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो किसी से बोल नहीं सकती क्योंकि उसके घर में कोई फीमेल नहीं है। शी हैज़ ओनली हर ब्रदर, हर फादर, बट नोबडी एल्स जिस लड़की के साथ वो बैठ के ये चीज़ें बताए। तो वो बहुत गुम सी रहने लग जाती है। वसुधा का ऐसा था कि वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, अपने अंदर अपने आप को ही कोसती है, अपने पापा तक को नहीं बता पाती कि गलत हुआ है मेरे साथ। फिर देवी हुकुम चंद्रिका जी जो हैं, वो पहली बार मेरे घर पे आती हैं। पहली बार वो हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर एक छोटा-सा एक 1 आर के है, उधर आती हैं, और खुद मुझे पूछती हैं कि क्या हुआ? आप बताओ, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है? तो उसमें कम से कम 2 पेज का वो पैराग्राफ था, जिसमें वसुधा पूरा बताती है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या फ़ील किया। तो उसकी जो राइटर ने लिखा था, वो लाइन्स पढ़ के ही मुझे रोना आ रहा था। वो लाइन्स कुछ मतलब मुझे जहाँ तक याद है कुछ ऐसी लाइन्स थी कि जब वो मुझे देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में काँटे चुभ रहे हों, और मतलब बहुत ही ड्रामेटिक उसको बताया गया था। तो वो पढ़ के ही मैं इतना रो रही थी, तो मुझे था कि ये मुझे बहुत अच्छे से करना है ताकि ऑडियंस को कनेक्ट हो, उनको लगे कि
वसुधा के पीओवी से अगर कोई और लड़की भी है तो वो ऐसे ही एक्ट करेगी। तो मैंने उसको पहले तो मैंने सोचा उसको वन टेक करने की कोशिश की कि एक ही बार में, तो हमने जब मास्टर शूट किया तो बहुत अच्छे से वो हो गया। बट मैं इतना उसमें मास्टर में ही मैं इतना ज़्यादा घुस गई कि मैं क्लोज तक इतना रोती रही, मैं उससे चुप ही नहीं हुआ जा रहा था। सब बोल रहे थे कि वसुधा ने कुछ कनेक्ट कर लिया पास से, मैंने कहा मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया भाई, मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे सबसे एंड में उन्होंने क्लोज़ किया क्योंकि मैं रोए जा रही थी। फिर जब एक्चुअल में वो सीन करने की बारी आई, क्लोजेस जो मेन होते हैं, तो सर ने मुझे थोड़ा गाइड किया कि इसको ऐसे करना। तो वो मैंने पूरा खुद से किया और सर ने कहा था मैं कट नहीं बोलूँगा, तुमने जैसा करना है करना, और उसके बाद में अगर तुम्हें क्यूज़ चाहिए होंगे तो तुम ऐसे कर देना, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला और कहा कि सेकंड टेक लेंगे अगर तुम चाहोगी तो, वरना तुमने मास्टर में भी बहुत अच्छा किया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर जब मेरा क्लोज लगा तो मैं करती रही, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने खुद से भी 3 लाइन्स ऐड ऑन कर दी, जो स्क्रिप्ट में था मैंने वो भी बोल दिया। तो मतलब और कोई कुछ नहीं बोला, कोई नॉइस नहीं, सब लोग आके मेरा क्लोज देख रहे हैं मॉनिटर पे कि क्या हो रहा है। जो दूसरी यूनिट नीचे से लगी थी वो लोग भी ऊपर आके देख रहे हैं कि वसुधा का वो वाला सीन चल रहा है, और वो सीन इतना अच्छा गया कि दूसरा टेक लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो फर्स्ट क्लोजअप में ही वो डन हो गया। और उसके लिए मुझे सर से भी मैसेज आया था कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी खुद की आंखें भर आई। तो बस ऐसे सीन्स में देखना पसंद करती हूँ अपने, जहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट लगे हों, बट मुझे पता भी ना चल रहा हो कि मैं एफर्ट पुट कर रही हूँ। करेक्ट, आई थिंक वही सबसे अच्छा एक्सप्रेशन भी है। हाँ एग्जैक्टली। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला है जो मेरे शो देखते हैं, वो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारी मासूमियत से या फिर तुम जब रोती हो तो हमसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक यही रीज़न है कि लोग मुझे इतना प्यार कर पाते हैं। तो बस अपना ये यूएसपी में लूज नहीं करना चाहती। बस कोई फैन मिला ऐसा जो आपको वसुधा ही समझ रहा हो, उसके लिए प्रिया नहीं हो तुम, यू आर वसुधा? बहुत मिले हैं, बताओ कोई एक जरा। नहीं, मतलब वो हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे सेट तक आ जाते हैं बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, गुड़गांव से, लखनऊ से, स्पेशली वसुधा के सेट पे। कभी कभी तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अरविंद बब्बल सर, उनको टेक्स्ट करके, उनको मेल करके प्लीज़ 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 हमें वसुधा से मिलवा दो, ऐसे ऐसे करके वो पहुंच जाते हैं। तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, अगर मेरा पैकअप हो गया, मैं अपने लुक में आ गई हूँ और वो मुझे देख ले, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वही वसुधा है, ये वसुधा हो ही नहीं सकती, वो वसुधा ही है ये। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि प्रिया भी कुछ है। तो बहुत कभी कैफेज में भी ऐसा होता है कि आंटी आती है तो आंटी मेरे को इतना हक करती है, साथ में किस करती रहती है मेरे फोरहेड पे, मेरे चीक्स पे, वसुधा 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 करके। तो मैं कभी मैं ज़्यादा वो फील करती हूँ कि अच्छा सच में ये इतने ज़्यादा कनेक्टेड है मुझसे। फिर मुझे ऑन द अदर हैंड ये भी लगता है कि आज जो मैं हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और फील होता होगा ना? हाँ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। अब तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। पहले जब शुरू में शो चला था तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। तब इतना था कि शो तो अच्छा चलेगा, स्टोरी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, हम टचवुड हमारे सेट का माहौल बहुत पॉजिटिव है, सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो किसी को ऑफेंड करके कुछ करना चाहे। अगर मैं किसी को बोलूँ आप ये मत कीजिए तो वो बहुत ही आराम से नहीं करेंगे, या कोई जेलस फैक्टर नहीं है, और सब टाइम पे आते हैं, रिहर्सल्स अच्छे से होती हैं, सब एक दूसरे को पुश करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हमारा शो इतना अच्छा कर रहा है। करेक्ट। मैं अगर एक चीज़ समझ रहा हूँ जो मैंने पहले भी पूछा था, कि कभी कुछ ऐसा नुकसान हुआ है कि आप लगातार टीवी में हो, कोई शो रिजेक्ट करना पड़ गया इस वजह से, कोई फिल्म का कुछ ऑफर आया हो बट बात नहीं बन पाई हो, कुछ ऐसा हुआ कभी? मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मुझे रिजेक्ट करना पड़ गया, बट इट्स लाइक कि जब मैं शो कर रही हूँ और कुछ लोग होते हैं जो मुझे कुछ ऑफर करना चाहते हैं, तो वो मुझसे पहले ये पूछते हैं कि वसुधा अभी भी चल ही रहा है तो तुम नहीं दे पाओगी डेट्स, तो मैं सीधा बोल देती हूँ डेट्स तो मैं नहीं दे पाऊँगी, तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। बट ऐसे कोई एज सच कुछ इवेंट्स ज़रूर होते हैं जहाँ पे मुझे जाना होता है, जैसे कि कोई गरबा नाइट आ जाती है, डांडिया नाइट एंड ऑल, या कोई सैलून या कैफ़े का कोई लॉन्च होता है तो जहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं, कोई ज्वेलरी शॉप का लॉन्च होता है, तो मैं वहाँ पे पहले कभी एक बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने कमिट भी कर दिया है कि आई विल कम, और मैं नहीं आ पाई हूँ। बट ऐसा नहीं है ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आपको सेकंड को वहाँ अवेलेबल होना है और मैंने उनको बोल दिया मैं सेकंड को आऊँगी, तो मैं उनको 30 को या फर्स्ट को बता रही हूँ, मैं 15 दिन पहले ही बोल देती हूँ कि सॉरी नहीं हो पाएगा, मतलब हाँ टोटली करने प्रोफेशनल, करेक्ट, हाँ कि आपको एग्जैक्टली, उतना मैंने कि उसका भी नुकसान बैंडविड्थ ना दे हो। दिया है। हाँ। हाँ तो बस, और मैं अपने शूट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी वसुधा को ही रखती हूँ, क्योंकि वसुधा ही है जो मेरी लाइफ में आज मेरी लाइफ बदल रहा है। तो बस मैं सबसे ज़्यादा, अगर उस वसुधा के साथ साथ सब मैनेज हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक पंजाबी मूवी भी थी जो मुझे करनी थी, जो मुझे एक ऑफ़र आया था पंजाबी मूवी का, काफ़ी अच्छी थी वो, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, ऑफ़र भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन कौन कौन थे उसमें?
मुझे और पंजाबी एक्टर्स का नाम नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि वो पूरा रिलीज़ अच्छे प्लेटफॉर्म पे होने वाली थी, थिएट्रिकल रिलीज़ था उसका। और मेरी एक फ्रेंड है जो मतलब कास्टिंग कर ही रही थी उसकी, तो उसने मुझे कॉल किया था, तो उसने मुझे बोला था कि सिर्फ नोन एक्टर्स ही हैं इसमें और तुम्हारा बहुत अच्छा अपग्रेड हो जाएगा। और मुझे पंजाबी मूवी का मुझे बहुत शौक है, मुझे करनी है पंजाबी मूवीज़। तो बस मैं अपने दिल को थोड़ा सा मना रही थी कि शायद हो जाए, तो पर फिर मैंने सोचा कि उन्होंने सीधा 3 महीने मुझसे स्ट्रेट मांग लिए, तो 3 महीने का तो मैं नहीं कर तो या तो पाती। फिर वसुधा की प्लास्टिक सर्जरी होती हाँ या फिर ये और एग्जैक्टली, और बस वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ढेर सारी कॉम्प्लिकेटेड लड़कियों के बीच में एक बड़ी ही सॉर्टेड लड़की हमारे साथ बैठी। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर दिस बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नॉट जस्ट शो बट जो भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो वो सब जल्दी 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 सब पूरा हो जाए, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो एंड विल सी यू सून अगेन। थैंक यू, बाय बाय।